Hello students, welcome back to Prepon. These days we are doing MCQs on Indian polity and history for prelims 2024. आज फिर करते हैं एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट पे कुछ अच्छे MCQs जो आपके कंसेप्ट्स को रिवाइज करा देते हैं। आपका सब्जेक्ट इस तरीके से जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाता है और कहीं कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम है वो भी पकड़ में आ जाती है। चलिए शुरू कर देते हैं। Separation of judiciary from the executive is specifically mentioned in the Constitution in Fundamental Rights, Provisions of the Supreme Court, DPSP या Preamble to the Constitution। आसान सा क्वेश्चन। Separation of judiciary from the executive is mentioned in DPSP। DPSP के आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है Separation of the executive from the judiciary। It is part of DPSP। वैसे भी सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो फंडामेंटल है मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी है उसके अनुसार ये तीनों ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शन करने चाहिए, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए। येट दे शुड कीप एन आई ऑन वन अनदर सो दैट देयर वन ऑफ द ऑर्गन शुड नॉट बिकम सुप्रीम। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी है जो मॉन्टेस्क्यू ने दी थी। हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स साफ साफ लिखा तो नहीं है, लेकिन हाँ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। ये एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को। ये डीपीएसपी का पार्ट है। हेंस आंसर इज सी। विद विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर बिगिंस। पार्लियामेंट के साल में 3 सेशन होते हैं, तो इनमें जो पहला सेशन होता है बजट सेशन होता है वो किससे बिगिन होता है? बजट के प्रेजेंटेशन से, राष्ट्रपति के अभिभाषण से, इकोनॉमिक सर्वे के प्रेजेंटेशन से, नन ऑफ द अबव। तो हमको पता है आर्टिकल 112 में बजट पेश किया जाता है। हर साल का बजट पेश करवाना राष्ट्रपति की ड्यूटी है, लेकिन बजट का जो पहला दिन होता है, जब बजट सेशन का पहला दिन होता है, साल का पहला सेशन बजट सेशन होता है, तो उस दिन सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति दोनों हाउसेस को एक साथ बैठकर संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है कि वो जब भी पहला सेशन साल का होगा तो दोनों हाउसेस को एक साथ संबोधित करेंगे, और जब नई लोकसभा बनेगी तब भी वो दोनों हाउसेस को एक साथ संबोधित करेंगे। मतलब 5 साल में कम से कम एक दफ़ा और हर साल एक दफ़ा तो राष्ट्रपति दोनों हाउसेस को एड्रेस साथ साथ करते ही करते हैं। उसके बाद चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं और दोनों को बुला के भी कर सकते हैं, बट ये 2 मौके तो ऐसे हैं जब ज़रूरी होता है। तो बजट सेशन का जो पहला दिन होता है उस समय राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति इज बाउंड टू एड्रेस बोथ द हाउसेस सिटिंग टुगेदर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द बजट सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीकर इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द हाउस। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के नियमों को फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं। अगर किसी नियम को लेके कोई एम्बिग्विटी है, कोई डाउट आता है, तो जो स्पीकर बताते हैं मीनिंग वही फाइनल माना जाता है। ये बिल्कुल सही है। When the resolution for removal of speaker is under consideration, he shall not participate in the proceedings of the house। आर्टिकल 93 में स्पीकर को चुना जाता है और आर्टिकल 94 में स्पीकर को हटाया जा सकता है। अब ये स्टेटमेंट कहता है जब स्पीकर को हटाने का प्रोसीजर चल रहा हो तो वो लोकसभा की कार्रवाई में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये गलत है। जब स्पीकर को हटाने का कार्रवाई चल रही होती है पार्लियामेंट लोकसभा में, तब वो स्पीकर की चेयर पे नहीं बैठ सकते हैं, हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, बट हाउस में मेंबर की तरह बैठकर प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं, वोट भी दे सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, गलत हो जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट इज करेक्ट। स्पीकर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस व्हेन हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, दो ही कैन नॉट प्रिसाइड द हाउस ऑन सच ओकेजन्स, राइट। तो सेकेंड इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। ऑल बिल्स इन द पार्लियामेंट, ऐसे शब्दों पे ध्यान दिया करिए। यूपीएससी पिछले 2-3 सालों से इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा दे रहे हैं। एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल, एवरी, इस तरीके के शब्द जो होते हैं एक्सट्रीम टाइप, ये कई बार हमको हिंट दे जाते हैं क्वेश्चन का। ऑल बिल्स इन द पार्लियामेंट रिक्वायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर देयर इंट्रोडक्शन। तो राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पर कुछ बिल्स तो शुरू होते हैं, उनकी रिकमेंडेशन के बिना वो नहीं शुरू माने जाते, लेकिन सभी बिल राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पे शुरू नहीं होते। मनी बिल है राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पे शुरू होगा। आर्टिकल 3 के तहत जो
नए राज्य बनाए जाते हैं, राज्यों के एरियाज़ कम ज़्यादा किए जाते हैं, राज्य का नाम बदला जाता है, उसमें भी उनकी रिकमेंडेशन चाहिए, लेकिन हर बिल पे नहीं चाहिए होती, तो ये गलत हो जाता है। एक्सट्रीम टाइप जहाँ पर वर्ड्स आपको दिख जाएं, तुरंत देखिए ध्यान से, एक हिंट मिलेगा आपको। मनी बिल्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल क्लास ऑफ बिल्स सो फार एज पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर कंसर्न। स्टेटमेंट घुमा के बोला गया है, कहने का मतलब है मनी बिल पर राज्यसभा लोकसभा की पावर्स एक सी हैं, तो एक सी नहीं है। मनी बिल पे लोकसभा की पावर्स ज़्यादा होती है। मनी बिल लोकसभा में ही शुरू होगा, राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन पे शुरू होगा, राज्यसभा के पास जाएगा ज़रूर, लेकिन राज्यसभा उसमें बदलाव खुद नहीं कर सकता। अमेंडमेंट के सुझाव लोकसभा को दे सकता है, और जो लोकसभा माने या ना माने। तो मनी बिल पे राज्यसभा की पावर लोकसभा से कम होती है। तो मनी बिल्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट, तो मनी बिल कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल क्लास ऑफ बिल सो फार एज पावर्स ऑफ राज्यसभा लोकसभा आर कंसर्न। तो ये गलत हो जाता है, दोनों ही गलत हो जाते हैं। Who of the following is should not necessarily be member of the लोकसभा? इनमें से कौन सा लोकसभा का मेंबर अनिवार्य या नेसेसिटी के तौर पे नहीं होना चाहिए, कंपल्सरीली नहीं होना चाहिए? तो चेयरमैन ऑफ एस्टीमेट कमेटी, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा पोजीशन है, पोस्ट है जो लोकसभा का मेंबर ही हो? ज़रूरी नहीं है। तो हमको पता है पीएम किसी भी हाउस से हो सकते हैं, क्योंकि पीएम और मिनिस्टर होने की बेसिक क्वालिफिकेशन एमपी है। जैसे इस समय के जो प्रधानमंत्री हैं, जो मनमोहन सिंह थे, वो राज्यसभा के मेंबर थे। तो पीएम हो या मंत्री हो, इनके लिए बस एमपी होना ज़रूरी है, किसी भी हाउस के हो सकते हैं। लेकिन एस्टीमेट्स कमेटी का चेयरमैन, एस्टीमेट कमेटी में सारे मेंबर्स लोकसभा के ही होते हैं। एस्टीमेट्स कमेटी लोकसभा की एक्सक्लूसिव कमेटी है, तो ऑब्वियसली एस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन हमेशा लोकसभा से ही होगा। तो इसमें फर्स्ट आंसर हो जाता है वन ओनली। मतलब इसका इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाता है 2 और 3। 2 और 3 में ज़रूरी नहीं है कि मेंबर लोकसभा का ही हो, फर्स्ट में लोकसभा का होना ज़रूरी है। हैंस सी इज द आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, कल हमने किए थे 2 क्वेश्चन इसके पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के, अब एक और आ गया। सच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड मोर ऑन अकाउंटेबिलिटी देन स्टेबिलिटी। देखिए, एक ही टॉपिक के कई पहलू हम कवर कर लेते हैं, इसी को हम थीम बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट सीरीज कह रहे हैं। अब 2 पहलू हमने पहले देखे थे, तीसरा पहलू आज देख लेते हैं। सच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड मोर ऑन अकाउंटेबिलिटी देन स्टेबिलिटी, पहला स्टेटमेंट। हेयर द रियल एग्जीक्यूटिव इज वेस्टेड विद सब्सटेंसिव पावर इन प्लेस ऑफ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। इस सरकार में अकाउंटेबिलिटी को एलिमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है रादर देन स्टेबिलिटी। सो लॉन्ग एज, जब तक सरकार बहुमत बनाए हुए है लोकसभा में, जब तक सरकार अकाउंटेबिलिटी फुलफिल कर पा रही है। अकाउंटेबिलिटी फुलफिल करने का मतलब है कि उसके पास बहुमत है, लोकसभा के मेंबर उसमें विश्वास बनाए हुए हैं। इसका मतलब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तब तक सत्ता में रहती है जब तक लोकसभा का उसके ऊपर विश्वास है। लोकसभा को विश्वास खत्म हो जाएगा तो सरकार को ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी पे इतना ध्यान नहीं दिया गया जितना अकाउंटेबिलिटी पे दिया गया है। और डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। जो जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा उनके प्रति आपकी जवाबदेही होनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अगर सरकार के पास बहुमत नहीं है या रेजर थिन बहुमत है, बहुत मार्जिन पे सरकार है, 272 चाहिए, 275 हैं, तो ऐसी सरकार गिर भी सकती है। इसका मतलब स्टेबिलिटी की गारंटी नहीं है, स्टेबल हो भी सकती है, 400-500 सीटें आ जाएं, स्टेबिलिटी हो भी सकती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी पे बहुत ध्यान दिया गया, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय जो सरकारें थी वो अकाउंटेबल नहीं थी लोगों को। इसलिए संविधान के जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने अकाउंटेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। इसलिए हम लोगों ने पार्लियामेंट्री प्रणाली को ही चुना था। और यहाँ पर रियल एग्जीक्यूटिव जो होता है उसके पास नॉमिनल से ज़्यादा पावर होती है। एक फीचर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का ये है कि एग्जीक्यूटिव 2 होते हैं, एक नॉमिनल एक रियल। रियल का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम, तो इसके पास ज़्यादा पावर्स हैं। रियल एग्जीक्यूटिव यही होता है। राष्ट्रपति नॉमिनल होते हैं, उनके पास पावर्स नॉमिनल होती हैं। हैंस सेकंड इज करेक्ट एंड दोनों करेक्ट हो जाते हैं। सी इज द आंसर। एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रेज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, संविधान के आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी
लोकसभा को होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? ईच मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। अब ये कलेक्टिव लिखा हुआ है, ये इंडिविजुअल है, तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ईच मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्राइम मिनिस्टर, गलत, ये भी गलत हो जाएगा। ए मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट इज नॉट बाउंड बाय द कैबिनेट डिसीजन। क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी मंत्री को, जो कैबिनेट का मेंबर है, अगर वो कैबिनेट के फैसले से नहीं इत्तेफाक रखता है, नहीं मानना चाहता है, तो उसे ये अलाउ है कि वो बाउंड नहीं है कैबिनेट का फैसला माने, ये गलत है। जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो सरकार ने फैसला लिया है, कैबिनेट ने फैसला लिया है, वो भले ही मंत्री को पसंद ना हो, कैबिनेट के मेंबर को पसंद ना हो, उसे ओन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी गलत है, ये सही है। मिनिस्टर्स एज ए बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में जो मंत्री हैं, एज ए बॉडी मीन्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो 4 इज द आंसर, इसका आंसर 4 हो जाता है, डी इज द आंसर। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा फ्रेज होता है, इसके कई सारे मीनिंग होते हैं, तो इसका आंसर 4 हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑल द पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स आर एलोकेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऑल द रूल्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फ्रेम्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। जितने भी पोर्टफोलियो होते हैं, ये वित्त मंत्रालय है, ये कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है, ये कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, ये सारे पोर्टफोलियो मंत्रियों को राष्ट्रपति देते हैं। आर्टिकल 77 के अनुसार पोर्टफोलियो राष्ट्रपति ही देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के तहत राष्ट्रपति के नाम से ही ये नियम बनते हैं, उसी में राष्ट्रपति ही किसी को पोर्टफोलियो राष्ट्रपति के नाम से दिया जाता है। अगर किसी का पोर्टफोलियो चेंज भी होता है तो राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो राष्ट्रपति संविधान के तौर पर राष्ट्रपति देते हैं, प्रैक्टिकली पीएम जिनका नाम सुझाते हैं उनके नाम से राष्ट्रपति उन्हें अपॉइंट कर देते हैं। तो ये राष्ट्रपति है, बिल्कुल सही है। और जितने भी ये रूल्स हैं ये राष्ट्रपति के नाम से बनते हैं, ना कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एज पर आर्टिकल 77। ये पहले बता चुका हूँ आपको, कल बताया था। तो सेकंड इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। तो याद रखेंगे, मंत्रियों को पोर्टफोलियो प्रधानमंत्री नहीं देते हैं, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के नाम से पोर्टफोलियो दिए जाते हैं, और ऑब्वियसली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू एसर्टेन द कॉन्फिडेंस एंजॉयड बाय द रूलिंग पार्टी इन द हाउस। जिस पार्टी के पास बहुमत है, वो बहुमत लोकसभा में बना रहे, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी मेजॉरिटी, उनका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए कौन कौन सी पार्लियामेंट्री डिवाइसेस इस्तेमाल हो सकती हैं कि जो रूलिंग पार्टी है उसके पास लोकसभा में बहुमत है या नहीं। एनसीएम सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। एडजमेंट मोशन, ये भी सही है। एनसीएम लाया जाता है, लोकसभा का एक नियम है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये एक तरीका है जिससे चेक करते हैं कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। अगर बहुमत नहीं है, ऐसे एडजमेंट मोशन किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट का मुद्दा है, उस पर उस दिन की कार्रवाई को स्थगित करके उस पर डिस्कशन पार्लियामेंट करा सकता है, रूल नंबर 56 के तहत, रूल नंबर 198 के तहत। तो ये भी सरकार की अकाउंटेबिलिटी चेक करने की डिवाइस है, ये भी सही है। कट मोशन, बजट में जो सरकार मांग रही है, हमको इतनी डिमांड चाहिए है, तो अपोजिशन कह सकता है कि नहीं, ये बजट की डिमांड ज़्यादा है, इसे कट किया जाए, इसे कट मोशन कहते हैं। कट मोशन अगर पास नहीं हो पाया सरकार के फेवर में, इसका मतलब सरकार के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है, तो ये भी अकाउंटेबिलिटी चेक करने का है। क्वेश्चन आवर सरकार की कॉन्फिडेंस चेक करने का, ये तीनों कॉन्फिडेंस चेक कर सकते हैं, मतलब सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। क्वेश्चन आवर एक सिंपल सा एक प्रश्नकाल होता है जिसमें सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है, सरकार के पास बहुमत है या नहीं है, ये इससे चेक नहीं हो सकता। इसलिए 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाता है, सी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट अबाउट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो भारत सरकार है उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं संविधान में। इट इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ओनली फ्रॉम अमंग दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसे प्रधानमंत्री अपॉइंट करते हैं, उन्हीं में से करते हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं। तो ये गलत हो जाता है। भारत सरकार को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, आर्टिकल 75 में। प्रधानमंत्री और सारे मंत्रियों को राष्ट्रपति फॉर्मली अपॉइंट करते हैं, तो प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में से ही करते हैं, नॉट नेसेसरी। नॉन एमपी को भी कर सकते हैं, लेकिन
अगर किसी नॉन एमपी को मंत्री बनाया है तो उसे 6 महीने में एमपी बन जाना अनिवार्य हो जाएगा। जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उनको मंत्री बना दिया गया और 6 महीने में राज्यसभा से ले लिया गया। तो मतलब मंत्री बनते समय आपका एमपी होना ज़रूरी नहीं है, बट अल्टीमेटली 6 महीने में तो आपको एमपी होना ही है। तो ये दोनों ही पहलुओं पे क्वेश्चन गलत, स्टेटमेंट गलत है। द रेजिग्नेशन ऑफ द पीएम कॉजेज द रेजिग्नेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ काउंसिल, ये सही है। इट इज़ वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की वजह कोई भी हो, तो सारे मंत्रियों का इस्तीफा अनिवार्य हो जाता है। इट इज़ द वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल रिजाइन बाय एड्रेसिंग लेटर टू द पीएम। अगर किसी मंत्री को इस्तीफा देना है तो वो अपना लेटर संबोधित राष्ट्रपति को करेगा, पीएम को नहीं करेगा। इसलिए ये इसका मीनिंग है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? पहला करेक्ट नहीं है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट करेक्ट। सी इज द आंसर। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो हम लोगों ने पार्लियामेंट पे, एग्जीक्यूटिव पे किए। ये आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेपॉन को आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।